हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए हम लोग आज चैप्टर नंबर 25 पढ़ रहे हैं, है ना। भुगतान संतुलन। जो बच्चे डायरेक्ट इसको चैप्टर को देख रहे हैं, डायरेक्ट का मतलब ये है कि पहले आपको चैप्टर नंबर 26 करना है। ठीक है, मैंने उसको चैप्टर नंबर 26 ही वीडियो का डाल रखा है। चैप्टर नंबर 26 विदेशी विनिमय दर, पहले आपको ये वाला चैप्टर करना है, फिर उसके बाद आपको 25 वाला चैप्टर करना है, राइट। भुगतान संतुलन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। भुगतान संतुलन, ठीक है। देखिए, जो हमने देखा था वैश्वीकरण में हम लोग क्या करते हैं, सभी देशों से हमारा व्यापार करते हैं। ठीक है, व्यापार में हम क्या करते हैं, या तो हम हमारी वस्तुएं या सेवाओं को क्या करेंगे, विदेशों को बेचेंगे, जिसको हम कहेंगे निर्यात करना। ठीक, हम हमारे उत्पाद वस्तु सेवाओं को विदेशों में जब बेचते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। ठीक, आयात का मतलब होता है विदेशों से वस्तु और सेवाओं को लेना खरीदना। ठीक, तो हम जब विदेशों से, है ना, व्यापार करते हैं तो हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो इसका कहीं तो हिसाब रखना होगा। इसका जहां हिसाब रखा जाता है उसी से संबंधित है भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन। ठीक है, इस हिसाब किताब की विधि को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक, भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसका हिसाब रखा जाता है। इसका हिसाब कौन रखती है? सरकार रखती है, केंद्रीय बैंक रखती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन का मतलब यहां पर यह होगा, देखो बहुत ही आसान सा है, आयात और निर्यात के अंतर को क्या बोलेंगे? भुगतान संतुलन। जैसे मतलब आयात आपने किया 10 लाख रुपए का, समझना, और निर्यात करा आपने 8 लाख रुपए का, तो 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बैलेंस हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे? संतुलन, बैलेंस। देखो यहाँ पर इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बैलेंस, है ना। बैलेंस मतलब संतुलन, जो भी बैलेंस बचा हुआ है ना। तो बैलेंस जितना बचा हुआ है, ठीक, उसका पेमेंट। ठीक है, व्यापार संतुलन, अब आप उसको पढ़ के देखें, बहुत आसान है। व्यापार संतुलन किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को बताता है। मतलब आपको ये कहा गया कि भैया इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब इतना देना है, राइट। तो वो आपको ये बताएगा कि हमने आयात कितना करा और निर्यात, मतलब कुल मिला के उसका एक रिजल्ट बताएगा। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन। जब किसी देश के, ठीक, अभी हम यहाँ पर भुगतान संतुलन नहीं समझ रहे, हम यहाँ समझ रहे हैं व्यापार संतुलन। दो अलग अलग अवधारणाएं बेटा, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। ये व्यापार संतुलन है, अब देखो नीचे दिखेगा भुगतान संतुलन। ठीक, दोनों को हम पढ़ेंगे आराम से, अर्थ दोनों में अंतर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यापार संतुलन किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को बताता है। जब किसी देश के निर्यात उसके आयात की तुलना में अधिक होते हैं, मतलब हमने निर्यात ज्यादा करा है और आयात कम करा है। अब आपने चैप्टर नंबर 26, जो कि कौन सा था हमारा बेटा? विदेशी विनिमय दर, इसमें हमने देखा था कि यदि हम, अब आप खुद सोचना, आपके लिए निर्यात अच्छा है कि आयात अच्छा है? देखना, हम निर्यात करेंगे तो हमारे पास में विदेशी करेंसी आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी। यदि हमारे पास में विदेशी करेंसी आएगी तो हमारा रुपया क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक, और यदि हम आयात करेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, हमारा पैसा बाहर जाएगा तो हमारा रुपया क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है, तो रुपया कमजोर होगा तो आयात अच्छा बात है या निर्यात? हर देश ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना चाहता है ताकि उसकी देश की करेंसी मजबूत हो। ठीक है, तो यहां पर वही कहा गया है, जब किसी देश का निर्यात अधिक होगा आयात की तुलना में, तब उस देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होगा, मतलब अच्छी बात होगी।
है ना, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है ना। व्यापार संतुलन अनुकूल होगा कब? जब देश के निर्यात अधिक होंगे आयात की तुलना में, या इसका उल्टा। इसके विपरीत जब देश के आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक होंगे तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा। ठीक, किसी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है, ये तो अब अभी बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, अब भुगतान संतुलन को समझते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन से भिन्न होता है। भुगतान संतुलन से अभिप्राय, ध्यान से सुनना, किसी देश विशेष की वस्तुओं के आयात तथा निर्यात तथा उनके मूल्यों के संपूर्ण वितरण से होता है। इसके बाईं ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों के मूल्यों का ब्यौरा रहता है। मतलब एक अकाउंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में बाईं ओर हम वस्तु और सेवाओं के निर्यातों के मूल्यों का ब्यौरा रखते हैं। मतलब कि हमने कितना निर्यात करा है उसकी कीमत, जैसे हमने 10 लाख रुपए का निर्यात करा, वस्तुएं भी बेची और हमने सेवाएं भी बेची, उनका मूल्य कितना हुआ 10 लाख, तो हम 10 लाख रुपए लिखेंगे कब? बाईं ओर। अब बेटा आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, है ना, कि सर दोनों में एक ही बात हो रही है, आयात निर्यात का अंतर, राइट। सबसे बेस्ट तरीका है, यदि दोनों को सही तरीके से समझना है तो इन दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। और अंतर को समझने से पहले दो चीजों को समझना पड़ेगा आपको। ये मैंने इसलिए जानबूझ के ऐसा करा ताकि आपको मालूम पड़े कि पढ़ाने के लिए ये देखो, किताब को यदि शुरू से उठा के पढ़ना चालू करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। टीचर्स वही करते हैं, आपको सही तरीका बताते हैं, पढ़ना आपको ही है बेटा, और तरीका सही होना चाहिए। तो यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो आपको पहले दो चीज़ों को समझना होगा, और वो दो चीज़ें हैं दृश्य आयात निर्यात, अदृश्य आयात निर्यात। हम जब आयात या निर्यात करते हैं तो हम दो प्रकार की वस्तुओं का, दो प्रकार की वस्तु मतलब दो प्रकार की चीज़ों का क्या करते हैं? आयात निर्यात करते हैं, दृश्य और अदृश्य। बेटा दृश्य क्या मतलब? ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हो फिजिकल रूप में, वस्तुएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वस्तुएं, सीधी सीधी सी बात है। तो दृश्य का मतलब हो गया वस्तुओं का आयात निर्यात, और अदृश्य का मतलब हो गया सेवाएं। अदृश्य का मतलब क्या हो गया? सेवाएं। सेवा का मतलब, जैसे हमारी बीमा कंपनी ने किसी विदेशी विदेशी कंपनी में, विदेशी मतलब विदेश में किसी कंपनी का बीमा करा हो, है ना। बैंकिंग, हमारे देश की बैंक ने विदेश में ब्रांच खोली हो और वहां पर सेवाएं दे रही हो। ठीक, शिपिंग सेवाएं, शिपिंग सेवाएं मतलब जहाज को क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं, राइट। तो हम यहाँ से हमारे देश की का जहाज माल लेके जा रहा है या ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो जो जहाज है वो कहाँ का है? हमारे इंडिया का है, इंडिया की कंपनी का जहाज है। तो हमने क्या दी? सेवा दी ना, ट्रांसपोर्ट सेवा दी। अब ये ट्रांसपोर्ट सेवा का मतलब क्या होता है? यातायात सेवा का। यातायात सेवा का जनरली मतलब होता है रोड के माध्यम से। अब विदेशों में तो रोड के माध्यम से कम, जहाज के जरिए ज्यादा होता है, पानी वाले जहाज के, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिपिंग सेवाएं। ठीक, पानी वाले जहाज से, जल वाले जहाज से वस्तु को लेना, लाना, ले जाने की जो सेवाएं दी जा रही है या ली जा रही है, राइट। विदेशों में शिक्षा, है ना, पढ़ाना, चिकित्सा, पर्यटन, घूमना, राइट, ब्याज तथा लाभांश, सैनिक सहायता, विदेशी दान, जुर्माना, मुआवजा, अन्य कोई भी सुविधाएं, है ना, सेवा को हम क्या कहेंगे? अदृश्य आयात निर्यात। और दृश्य आयात निर्यात का मतलब ऐसी चीजें जिनका हम बंदरगाह तो समझते होंगे, वहां पर रजिस्टर में लेखा जोखा रहता है। मतलब कोई चीज आएगी जाएगी तो उसका हम लिख सकते हैं वस्तु का, और वस्तु कहाँ से आई जाएगी बेटा? बंदरगाह के जरिए, राइट। तो वस्तुओं का हम वहां लेखा जोखा कर सकते हैं बंदरगाह पर सेवाओं का हम लेखा जोखा नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदरगाह पे नहीं आती है। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से डायरेक्ट विदेश में पढ़ा रहा हूँ, वैसा तो नहीं है, पर मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ?
विदेश में सेवा दे रहा हूं, अदृश्य निर्यात कर रहा हूं। पर मैं विदेश से पढ़ाई कर रहा हूं यहां घर बैठे, तो मैं क्या कर रहा हूं, अदृश्य सेवा मतलब अदृश्य आयात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये समझने के बाद ज्यादा बेहतर है कि हम डायरेक्ट क्या कर लें, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर पढ़ लें, दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। व्यापार संतुलन में ध्यान देना सबसे बड़ी बात, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया गया है। जो चीजें देखी जा सकती है वस्तुओं का ही आयात या निर्यात की बात हो रही थी, और जबकि भुगतान संतुलन में हम दोनों चीजें दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों का शामिल करते हैं, बस ये अंतर है। तो मैं ये कहूंगा कि भुगतान संतुलन ये जो दिख रहा है ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजों को शामिल करता है, जबकि व्यापार संतुलन छोटा है भुगतान संतुलन के मुकाबले। क्यों, क्योंकि ये केवल दृश्य वस्तुओं को, दृश्य आयात निर्यात का लेखा जोखा रखता है। सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में। ठीक है, इसके बाद में व्यापार संतुलन किसी देश का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये अधूरा है। जब ये खुद ही अधूरा है तो ये कैसे पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकता है बेटा। भुगतान संतुलन पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये दोनों चीजों को लेकर रखता है ना। व्यापार संतुलन अपेक्षाकृत एक संकुचित धारणा है। किसकी अपेक्षा में, भुगतान संतुलन की अपेक्षा में छोटी चीजें, छोटी धारणा है। क्यों, क्योंकि ये केवल दृश्य मदों को रखता है, और ये इसकी भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की अपेक्षा में विस्तृत धारणा है। समझ में आ गया होगा। व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। बात को समझना, ये सब इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे इन सारे पॉइंट में से, इसलिए इसको समझना जरूरी है। सही गलत बन सकता है। व्यापार संतुलन अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। परंतु भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, उसको संतुलित किया जाता है आखिरी में। तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। व्यापार संतुलन यदि प्रतिकूल हो तो यह चिंता की समस्या नहीं है। क्यों, पहले तो समझो व्यापार संतुलन के प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ। व्यापार संतुलन के प्रतिकूलन का मतलब है कि हमने निर्यात कम किया और आयात ज्यादा किया। आयात ज्यादा करने ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब प्रतिकूल। तो वो ये कह रहा है कि व्यापार संतुलन यदि प्रतिकूल हो तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ये पूरी तरीके से पूर्ण चित्रण प्रस्तुत नहीं करता। बात समझो, ये पूरी वास्तविक स्थिति को ये बताता ही नहीं है। तो केवल इस अकाउंट के बिहाफ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये अधूरा है। जबकि भुगतान संतुलन यदि प्रतिकूल है तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, निर्यात कम कर रहे हो, आयात ज्यादा कर रहे हो, और आयात ज्यादा करने के कारण आपका पैसा, आपका रुपया बाहर जाएगा विदेश, और आपका रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर। रुपया जितना कमजोर होता जाएगा विदेशी वस्तु उतनी महंगी होती जाएगी। विदेशी वस्तु जितनी महंगी होती जाएगी आपका देश में मिलने वाली चीजें और भी महंगी होती जाएगी। ऐसा होने से आप अपनी वस्तुओं को विदेशों में नहीं बेच पाओगे। मतलब एक तो आप निर्यात पहले ही कम कर रहे थे, आयात करने के कारण आपका पैसा बाहर गया, आपका रुपया कम हुआ, रुपया की वैल्यू कम हुई। रुपये की वैल्यू कम होने से आपकी जो आंतरिक वस्तुएं हैं वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और आपकी आंतरिक वस्तु महंगी होने के कारण उसको कोई बाहर विदेशों में कोई खरीदेगा नहीं, और जब विदेशों में कोई और नहीं खरीदेगा तो आपका निर्यात क्या हो जाएगा, कम। आप एक जाल में फंस जाओगे। समझ में आ रही बात, अर्थव्यवस्था एक जाल में फंस जाएगी और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता जाएगा। ठीक है,
इसलिए मैंने ये चैप्टर के पहले विदेशी विनिमय दर पढ़ाया था। यदि आपने वो चैप्टर अच्छे से समझा है तब ये समझ में बड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बारे में मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, है ना, क्योंकि यहीं पर इनकी विशेषताएं भी हो गई। देखिए इन दोनों की हमको विशेषताएं देखना है, भुगतान संतुलन की विशेषताएं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। ये तो हो गया भुगतान संतुलन। ठीक है, अब भुगतान संतुलन की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, मैं समझा दूंगा। तो देखिए इसकी विशेषताएं काफी आसान है ना, कोई दम नहीं है, बस रीड करके बता देता हूँ। क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, मतलब इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छा सिस्टमेटिक रखा जाता है। सीधी सी बात है यार, देश विदेश की व्यापार की बातें, है ना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये आयात निर्यात सही रखना पड़ेगा। तो एक क्रमबद्ध और लेखा रखा जाता है। ठीक है, निश्चित समय अवधि 1 साल के लिए रखा जाता है। हम जानते हैं अकाउंट, सारे अकाउंट 1 वर्ष के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, व्यापकता, व्यापकता का मतलब इसमें सभी चीजें आती हैं, दृश्य अदृश्य, है ना, एवं पूंजी अंतरण की सब मदें शामिल होती है। ठीक है, भुगतान संतुलन में दोहरी अंकन प्रणाली, जो अकाउंट रखा जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम पर रखा जाता है। दोहरी लेखा पद्धति आप जानते हैं, अकाउंट आपने जानना। यदि आप अकाउंटेंट नहीं जानते हैं, यदि आप आर्ट के, कला के विद्यार्थी हैं, तो बस इतना समझ लीजिए फिर तो कि दोहरा लेखा प्रणाली पर रहता है। ठीक है, स्वतः संतुलित, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली लेखा दृष्टि से स्वतः ही भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। ठीक है, संतुलन में रखती है कि मतलब ये है कि बैलेंस में, बैलेंस निकाल के रखा रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर संतुलन का मतलब ये है, बैलेंस उसका हमेशा मालूम पड़ जाएगा आपको। अंतर समायोजन, वास्तविक व्यवहार में जब कभी कुल प्राप्ति व भुगतान में अंतर होता है तो इसका समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब इसमें एक खास क्वेश्चन, सर पहले क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बता दो ना। चलो ये देख लो, इसके संबंधित क्वेश्चन बैंक में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल याद कर लो बेटा, बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। मैं बिल्कुल, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, पेपर के बाद में पूरी कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा कि देखो बेटा ये पूछा गया है ना। सोच के देखना, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्चुअल में, सही तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर अथवा में एक और होने के कारण टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 12 क्वेश्चन में से। ये दिख रहा है ना, दीर्घ के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें 12 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो सबसे ज्यादा एमपी हैं, मैं आपको ऐसे 6 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा एमपी, मतलब पूरे चांसेस हैं उनके आने का। तो पहला है व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर। ठीक है, फिर आता है विदेशी व्यापार की 4 विशेषताएं, 2। ठीक, फिर इसमें चालू खाता पूंजी खाता में अंतर, 3। ठीक है, और विदेशी विनिमय दर को विस्तार में समझाइए, 4। और 2 क्वेश्चन ये विनिमय दर के अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये 4 क्वेश्चन है ना, पक्ष में विपक्ष में, है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब वो कौन से हैं हो सकते हैं वो नहीं कहा जा सकता है, राइट। तो ये बहुत आईएमपी है ना, तो इनको तो बिल्कुल याद कर लेना जो मैंने बताया। बाकी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उनको भी याद करना है, पर बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक शब्द याद कर लेना जो मैंने बताया, वो बिल्कुल ज्यादा चांसेस है उनके बैठने के। चलो काम की बात। तो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है,
जो कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये रहा भुगतान संतुलन की संरचना। संरचना मतलब कि ये खाता कैसा होता है, तो हम कहेंगे ये खाते में, ये भुगतान संतुलन जो होता है उसमें दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। और हमने अभी देखा चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर है, ठीक है ना। तो दो खाते बनाए जाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, ठीक है। इसका संरचना की बात की जाए तो इसमें डेबिट पक्ष होगा और क्रेडिट पक्ष है, ठीक है, जो कि हम अकाउंट में जानते हैं, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है अकाउंट में, ठीक है, का एक विवरण अथवा चिट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाईं ओर सभी प्रकार के निर्यात, याद रखना एमसीक्यूज बनता है, बाईं ओर क्या आएगा, निर्यात आएगा। कौन सा निर्यात, दृश्य अदृश्य दोनों, वस्तु और सेवाओं दोनों का, तथा उनके मूल्यों का विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया जाता है। तथा दाईं ओर सभी आयातों मतलब कि इंपोर्ट और उनका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत होता है। वस्तुतः बाईं ओर के विवरण के मूल्यों का योग वह राशि होती है, बाईं ओर मतलब ये निर्यात करना, जो उस देश को विदेशों से प्राप्त होती है। देखो हमने निर्यात करा तो हमें पैसा मिलेगा, तो वो यही बोल रहा है कि बाईं ओर क्या होता है, जो मूल्यों का योग होता है, टोटल अमाउंट होता है, वो कौन सा होता है, जो हमें विदेशों से लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने निर्यात करा है, तो निर्यात करेंगे तो हमने बेचा, बेचा तो हमको पैसा मिलेगा, राइट। और कहां गए, और बाईं ओर राशि, एक सेकेंड में घूम गया, जो उस देश को विदेश से प्राप्त होती है। और दाईं ओर विवरण के मूल्यों का योग वह राशि होती है जिसे उस देश को, मतलब हमारे देश को, मान लो हमारे देश को विदेशों को देना है। सिंपल सी बात है, अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। तो बाईं ओर का मतलब निर्यात का विवरण है, मतलब हमने लोगों विदेशों को बेच रखा है, तो विदेशों को बेच रखा है तो हमको विदेशों से लेना कितना है, वो बाईं ओर का पक्ष दिखाएगा। और दाईं ओर का पक्ष मतलब हमने लोगों को बेचा है, मतलब विदेशों में हमने अपने वस्तु सेवाओं को बेचा है, तो हमको उतना पैसा विदेशों से लेना है, तो दाईं ओर का मतलब हो जाएगा विदेशों से कितना लेना है, ठीक है। यदि बाईं ओर की राशि दाईं ओर की राशि से अधिक है, अब जरा समझो, बाईं ओर का मतलब है लोगों से लेना है, विदेशों से लेना है, और दाईं ओर का मतलब है विदेशों को देना है, तो ज्यादा कौन सा अच्छा है, यदि बाईं ओर का पैसा ज्यादा अमाउंट है और दाईं ओर का अमाउंट कम है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको लोगों से ज्यादा लेना है और देना कम, ठीक। ये वही कहा, यदि बाईं ओर की राशि दाईं ओर की राशि से अधिक है तो देश का भुगतान संतुलन अनुकूल होगा, और यदि दाईं ओर की राशि बाईं ओर की राशि से अधिक है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। ये जितना भी मैंने समझाया है अच्छे से समझ लो, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, नहीं समझा फिर से रिपीट करो और फिर से सुनो, ठीक है, बिल्कुल आपको ये दिमाग में रखना है ना। चलिए, अब इसमें दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। भाई चालू खाता क्या होता है, ये यहाँ पर सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, ये इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। दृश्य वस्तुओं का निर्यात व आयात लिखा जाता है, इस खाते में केवल 10 दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात लिखा जाता है। अब दृश्य वस्तुएं कौन कौन सी है और अदृश्य वस्तुएं कौन कौन सी है, एक सेकेंड, इसमें ध्यान से पहले एक सेकेंड पढ़ ले। भुगतान संतुलन का चालू खाता अल्पकालीन वास्तविक स्रोतों का को दर्शाता है, छोटे समय के लिए। इसमें दृश्य अदृश्य दोनों, सॉरी बेटा, है ना, इसमें दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार की मदें और एक पक्षीय अंतरण सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, तो चालू खाते में, अब देखिए इसमें एक अंतर भी है ना, चालू और पूंजी खाते में अंतर है, पर क्योंकि मैं जिस नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं है, है ना, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा अंतर को, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आता है, आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। और चालू खाता जो है, अंतर का सबसे बढ़िया तरीका है, इन दोनों को डिटेल में पढ़ लो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, है ना, और आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चालू खाता में क्या क्या आता है, दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार की मदें, है ना, और एक पक्षीय अंतरण सम्मिलित है। बेटा एक पक्षीय अंतरण का मतलब क्या होता है? एक पक्षीय अंतरण का मतलब ये होता है, जैसे आपके पिताजी आपको कुछ पैसा दे देते हैं, आपने उनके लिए कुछ नहीं करा, बस आपको उनसे पैसा चाहिए और आपने आपके पिताजी ने आपको पैसा दे दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक पक्षीय अंतरण। ठीक, पर आपने किसी के लिए कुछ काम करा या किसी को कोई वस्तु दी, उस वस्तु या उस काम करने के बदले आपको पैसा मिला है, तो ये होगा द्विपक्षीय। तो एक पक्षीय अंतरण का मतलब समझ में आया? कहने का मतलब जब हम दान करते हैं, राइट, या जब हम किसी को उधार देते हैं, राइट, तो ये क्या होता है, एक पक्षीय होता है। इसमें सामने वाले को कुछ नहीं मिलता, देने वाले को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जिसको पैसा मिल रहा है उसी को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक पक्षीय अंतरण। ठीक, आगे उदाहरण देख लेंगे उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात आते हैं, जबकि अदृश्य में सेवाओं के। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, एक पक्षीय अंतरण के अंतर्गत वे प्राप्तियां सम्मिलित रहती हैं जिनके बदले में प्राप्त करने वाले देश को कुछ भी नहीं देना पड़ता। जैसे कि अक्सर पाकिस्तान विदेशों से क्या लेता है, पैसा लेता है ना, उसको दान में मिलता है ना, और अपने अपने यहाँ की समस्या बताता है, और चीन से और अमेरिका से पैसा लेता है ना, वो क्या करता है, एक पक्षीय है ना, देता कुछ नहीं, सिर्फ अपनी गरीबी दिखाया करता है, और उस गरीबी दिखाने के बदले उसको क्या मिल जाता है, पैसा। वही एक पक्षी है, जिनके बदले प्राप्त कुछ नहीं देना पड़ता है। विदेशों से प्राप्त उपहार गिफ्ट, है ना, और विदेशों से को दिए गए उपहार इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब वही दान करना और दान लेना एक ही बात है, इसमें दूसरे पक्ष को कुछ नहीं मिलता। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पक्षीय अंतरण। ठीक है, चालू खातों की मदें। अब चालू खाते में क्या क्या होता है, तो हमने वही कहा, दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, अदृश्य वस्तुओं का मदें होती हैं। अब अदृश्य वस्तु में क्या क्या हो सकती है भाई, परिवहन हो सकता है, वही जहाज का मैंने बताया था आपको, है ना। फिर उसके बाद में हो सकता है व्यापारिक उपक्रमों की सेवाएं, जैसे कि बैंक, बीमा कंपनी आदि की सेवाएं। विशेषज्ञों की सेवाएं, जब हम किसी विशेष एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेते हैं तो वो उसके बदले हमसे पैसा मांगता है, तो हम जब विदेश से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो हम उसे पेमेंट करते हैं, मतलब हम उसकी सलाह खरीद रहे हैं, उसकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम किसी विदेश को अपनी सेवा देते हैं तो हम अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। ठीक है, यात्रियों का खर्चा, मतलब हम जब घूमने फिरने जाते हैं, है ना, देश विदेश, तो ये यात्रियों का खर्चा हो गया। जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो वो भी क्या कहलाएगा, यात्री खर्च कहलाएगा। ठीक है बेटा, मैं यूएई, यूनाइटेड अब अरब अमीरात में रह चुका हूं, जिसको हम बोलते हैं दुबई का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो दुबई उस कंट्री यूएई का क्या है, एक स्टेट, राज्य। ठीक है, दुबई। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो देश को यदि देखा जाए, क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, उस देश के अंदर सच में देखा जाए ना, तो बालू रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, नहीं था, है की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। पर उन्होंने अपने दुबई को इतना डेवलप करा, है ना, विश्व की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, फिर सबसे बड़ा होटल, है ना, फिर मतलब इतनी इतनी उन्होंने सभी चीजें बनाई, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से चीजों को बनाया, और वहां पर उन्होंने क्या करा, टूरिज्म क्रिएट करा। टूरिज्म समझते हो ना, पर्यटन। तो देश विदेश के लोग वहां पर उन चीजों को देखने आए, और जब वो देखने आते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ में विदेशी पैसा लाते हैं,
जब वो विदेशी पैसा लाते हैं तो उस देश की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यदि मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि जिस देश में बालू रेत के अलावा कुछ नहीं था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बेटा खजूर, आपने सुना होगा, सिर्फ उस देश में एक ही चीज उत्पादन हो सकती थी, वो थी खजूर। केवल खजूर उत्पादन होता था। जबकि हमारा देश देखिए, हमारे देश में क्या नहीं है, सब कुछ है, खनिज है, सब है, पर फिर भी वो देश, छोटा सा देश, हमसे आगे निकल गया। ऐसा मुझे जहां तक याद आ रहा है 1977 तक, ये आंकड़ा 1977 या आगे पीछे हो सकता है, एक अनुमान बता रहा हूं कि 1977 तक वहां पर यूएई में हमारी करेंसी चलती थी, हमारा नोट चलता था, 1 रुपए हमारा रुपया चलता था। आज ये स्थिति है कि हमें उनके एक धीरम, उसको धीरम बोलते हैं, राइट, तो उनके एक धीरम के लिए हमें 18 रुपए देने पड़ते हैं। मतलब हम 18 गुना कमजोर हो चुके हैं, और जबकि उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ पर्यटन के, मतलब उन्होंने अपने देश में इतनी चीजें बना रखी हैं, है ना, उसके लिए। मेरी भतीजी आ गई है यहाँ पर। बेटा आप जाओ ना। नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है, आप अब जाओ यहाँ से। नहीं देखो, अरे देखिए ये नुकसान होता है वर्क फ्रॉम होम में, है ना, घर से पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरे भतीजी है जो आ गई है, पढ़ाते पढ़ाते बोल रही कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखाओ। चलो जाओ, चलो। वर्क फ्रॉम होम, बेटा गेट लगा दो। चलिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक छोटा सा देश सिर्फ पर्यटन पे इतना मजबूत हो गया कि वो हमारे इंडिया के मुकाबले 18 गुना ताकतवर है पैसों के मुकाबले में। जबकि उससे ज्यादा हमारे देश में है घूमने के लायक, हमारे प्राकृतिक चीजें कितनी है, अद्भुत है हमारा देश, पर फिर भी हम पर्यटन में बहुत पीछे। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकारों ने इसको सही ढंग से उपयोग नहीं करा। मेरा आज भी मानना है, यदि हम हमारे देश में जो पर्यटन घूमने की जगहें हैं उनको सही ढंग से विकसित करें, उसके लिए हम मार्केटिंग करें विदेशों में, दोस्तों हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक 26 जनवरी के 2019 में शायद, या 20 में, 26 जनवरी के प्रोग्राम पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात को महत्व दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप विदेश घूमने की बजाय अपने देश में तो ढंग से घूम लो। और वो इसी वजह से कहा था, वो उतनी सी लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ कि कितना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा था, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, निवेश आय। यदि हमने विदेशों में पैसा लगा रखा है तो उस पर हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, उस पर आय होगी, वो क्या होगा? निवेश आय होगी। ठीक है, या विदेशों ने हमारे देश में पैसा लगा रखा होगा, है ना, विदेशियों ने, तो उनको हम जो पैसा देंगे, ब्याज देंगे, लाभांश देंगे, वो उनकी विदेशी आय होगी। ठीक, एक पक्षीय अंतरण हम पढ़ चुके हैं, सरकारी लेन देन ये आप जानते हैं, पढ़ के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब पूंजीगत पूंजी खाता। पूंजी खाते का मतलब है बेटा, देखिए हम वस्तुओं सेवाओं का और एक पक्षी का आयात निर्यात किस में लिख रहे हैं? चालू खाते में। तो पूंजी खाते में किसको लिखेंगे? पूंजी को। जब पूंजी के रूप में पैसा हमारे देश में आएगा, या पूंजी के रूप में हमारा पैसा जब विदेशों में जाएगा, तो पूंजी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, कैपिटल। यदि व्यक्ति विदेशों से पैसा हमारे देश में बिजनेस लगाएंगे तो क्या आएगी? पूंजी आएगी ना। तो उसका ब्यौरा कहाँ लिखा जाएगा? पूंजी खाते में। यदि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में पूंजी लगाएंगे, मतलब व्यापार चालू करेंगे दूसरे देश में, तो पूंजी जाएगी। ठीक, यदि हमारे देश में लगाया हुआ पैसा, पूंजी विदेशों ने जो लगाई है, विदेशों ने, वो निकालेंगे तो पूंजी जाएगी, राइट। तो इसी को हम बोलेंगे पूंजी का खाता, मतलब जिसमें हम पूंजी का लेन देन करेंगे। ठीक है, पढ़ के देखो, भुगतान संतुलन का
पूंजी खाता वित्तीय लेन देनों से संबंधित है, पैसे के लेन देन से संबंधित है। जबकि चालू खाते में क्या आ रहा था, वस्तु का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात था। यहां पर सिर्फ पैसों का लेन देन, ठीक है, वित्तीय लेन देन। इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी अंतरणों को शामिल किया गया है, पूंजी का ट्रांसफर, ठीक है। स्वर्ण के आदान प्रदान, स्वर्ण समझते हो, को इसमें शामिल किया गया है। यदि कोई देश विदेशों में पूंजी निवेश करता है अथवा उधार देता है तो यह देनदारी के समान है, ठीक है। मतलब कि डेटर, विदेश क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, राइट। और इस भुगतान पक्ष की ओर लिखा जाता है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, भुगतान पक्ष की ओर। यदि दूसरी ओर यदि देश में इस प्रकार की पूंजी का प्रवाह होता है, मतलब हमारे देश में कोई पैसा लगाता है, पैसा लाता है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम क्रेडिटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में तो पैसा ले जाएगा ना, मतलब सॉरी, वो क्रेडिटर हो जाएगा, विदेश क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। पूंजी खाते के मदे, तो इसमें क्या क्या लिखते हैं हम, विदेशी निवेश लिखते हैं। देखो, विदेशी निवेश में प्रत्येक विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश आता है। अब पोर्टफोलियो निवेश का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कई प्रकार से, है ना। वैसे शुद्ध मतलब ये नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ विदेशों में परिसंपत्ति खरीदना और उन पर नियंत्रण रखना। देखो, हमने विदेशों में निवेश करा, इसका मतलब ये होगा कि हमने विदेशों में वहां की संपत्ति खरीदी, या वहां पर हमने क्या करा, हमने हमारा बिजनेस स्थापित करा। तो भाई वहां स्थापित करेंगे तो वहां की चीजों को खरीदेंगे ना, पर वहीं पर है, वो यहाँ नहीं आई है, वो वहीं पर है। विदेश में आपने बंगला खरीदा, विदेशी निवेश, क्योंकि बंगले को तो यहाँ ला नहीं सकते ना, ठीक है ना। जबकि पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत विदेशों में परिसंपत्ति खरीदी जाती है, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पोर्टफोलियो और निवेश का अंतर क्या हो गया, निवेश में आप उस पर नियंत्रण रखते हो और पोर्टफोलियो में उस पर नियंत्रण नहीं रहता। जैसे एक देश के फर्म या कंपनी द्वारा किसी विदेशी कंपनी के अंश पत्र खरीदना, मतलब हमारे देश की कंपनी ने किसी विदेशी कंपनी के अंश खरीदे तो पोर्टफोलियो करा। क्यों? क्योंकि अंश खरीदने पे उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, यदि उनके हिसाब से कंट्रोल करने की क्षमता के हिसाब से ज्यादा खरीद लिए होंगे तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए, निजी ऋण, देश के निजी क्षेत्र द्वारा, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट, विदेशों से प्राप्त ऋण, मतलब मुझे देखो एक बात बताऊं, जब मैं वहां था दुबई में, तो हमारे इंडिया में ब्याज का दर बहुत अधिक था, लोन पर ब्याज का दर बहुत अधिक था और वहां पर कम था। तो मेरी इच्छा हुई थी कि अपन क्या करते हैं, वहां से क्या कर लें, लोन ले लें। क्यों? क्योंकि वहां पर कम ब्याज है, 3-4% का ब्याज था, जबकि हमारे इंडिया में 10-11-12% का ब्याज था। तो मेरा इच्छा थी कि वहां से हम लोन ले लें और उस, क्योंकि सस्ते में पड़ेगा। जब मैं विदेश से लोन लूंगा तो उसको क्या बोलेंगे कि प्राइवेट, मैं तो प्राइवेट सरकारी आदमी थोड़ी ना हूँ या सरकार थोड़ी ना हूँ, तो निजी क्षेत्र द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण कहलाएगा। ठीक, भुगतान संतुलन खाते की के लेनदारी पक्ष तथा उसके द्वारा ऋण भुगतान को देनदारी पक्ष में गिना जाएगा। जब मैं उसको भुगतान करूंगा तो देनदारी पक्ष में आ जाएगा, ठीक है बेटा। बैंकिंग पूंजी प्रवाह, बैंकिंग पूंजी प्रवाह का मतलब हुआ बैंक पूंजी का अंतर प्रवाह देश के लिए प्राप्ति पक्ष या बाह्य प्रवाह भुगतान पक्ष में गिना जाता है, लेकिन बैंकिंग पूंजी में केंद्रीय बैंक को शामिल नहीं किया जाता। मतलब विदेशी बैंक और हमारी बैंक में जो भी लेन देन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, बैंकिंग प्रवाह, वो इसमें आएगा, ठीक है। सरकारी पूंजी का लेन देन, ठीक है, ये थोड़ा सा आप रीड करके देख लीजिएगा, इसमें दम नहीं है। ठीक है, अब इसमें आता है भुगतान संतुलन, है ना, या असंतुलन के कारण। तो असंतुलन के कारण तथा उसके सुधार, देखो ये आगे दिख रहा होगा, ठीक करने के उपाय, ये आपके सिलेबस में इस साल से हट चुका है। ये देखिए, ये दिया हुआ है आपके पास में, यदि ब्लूप्रिंट आया होगा तो भुगतान संतुलन में
ये यहाँ पर हटाए गए चीजें बताई गई है। ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएट मीनिंग मतलब कमी, कमी असंतुलन, कमी का क्या मतलब है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। तो ये उस चैप्टर से था, विदेशी विनिमय वाले चैप्टर में था कि ये देखो विदेशी विनिमय वाले चैप्टर में था कि विदेशी विनिमय की दर कैसे निर्धारित होती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ये वर्तमान में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, ये मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है ना, तो ये हट चुका है। और याले चैप्टर में से भुगतान संतुलन में से इसके ठीक करने के उपाय और ये चीजें हट चुकी है। डेफिशिएट का मीनिंग हट चुका है। देखो बेटा, एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ लिखा क्या है, असंतुलन का मीनिंग उन्होंने हटाया है। किसका मीनिंग हटाया है? असंतुलन का मीनिंग हटा दिया है, डेफिशिएट का हटा दिया है, ठीक है। तो जब वही हटा दिया तो उसके सुधार वाले चीजें भी हटा दी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। समझ में आ रही बात? चैप्टर 1 हटा दिया तो चैप्टर 2 कैसे पढ़ा सकते हैं? सीधी सी बात है ना, जो डिपेंड करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने ये हटा दिया होगा, है ना। मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उसका बेस वाला टॉपिक उन्होंने हटा दिया, क्योंकि वही नहीं बताएंगे तो ये कैसे बताएंगे, ठीक। और दूसरी चीज, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने क्वेश्चन बैंक में जो दिए गए हैं क्वेश्चन, उसमें भी वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जिसके मैं बोल रहा हूँ हटाने वाली बात, है ना, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। देखो, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट हो गया, चालू खाता पूंजीगत खाते में अंतर ठीक हो गया, खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था मैं पिछले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, भारत के विदेशी व्यापार की 4 विशेषताएं ये उसी से संबंधित है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे अभी फिलहाल हमारे नोट्स में नहीं है, इंग्लिश मीडियम में हमारे पास में केवल, ठीक, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। विदेशी दर ये हो चुका है, ये 4 हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये इस चैप्टर के आखिरी में दिया गया है। आप आपकी बुक में होगा तो आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है। और क्योंकि सिर्फ 3 लाइन का है इसलिए मैं इसमें क्या बताऊं, आप खुद पढ़ के देख लेंगे। भुगतान संतुलन के चालू खाते के प्रमुख मदों को समझाइए, ये भी हम कर चुके हैं। देखो, भुगतान संतुलन के चालू खाते के मदे तो हमने ये अभी करके देखा, अभी हमने देखा था, ये देखिए, ये चालू खाते के मदे हमने पढ़ी थी, है ना। अदृश्य दृश्य परिवहन, है ना, विशेषज्ञ सेवा, ये हमने कर लिया, ठीक। तो ये भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इकोनॉमिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स में हमने अभी एक चैप्टर छोड़ रखा था जो कि मैक्रो मैक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र आधारभूत अवधारणा व मापान, ठीक है बेटा। मेरी राय है आपको सबसे आखिरी में ही इस चैप्टर को करना, क्योंकि इसमें समझने लायक बहुत कुछ है। और आखिरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझने लायक तो बहुत कुछ है, बट प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत ही घटिया लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है। मैं वो बात आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा। मतलब अब आपके लिए अगला चैप्टर कौन सा आएगा, देखिए अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 13, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 14, राइट। इस तरीके से अब आपका फिर से ये वाला जो यूनिट है ये चालू होगी। तो इसमें भी मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आईएमपी चीजें आपको बताने की जो कि क्वेश्चन बैंक में दी गई है। समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चैप्टर को, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ठीक है ना। कारण उसका ये है कि लॉजिक वाली चीजें इन्होंने पूछी ही नहीं है, और डायरेक्ट मतलब
बड़ी अजीब समस्या है इस चैप्टर में। समझाने जाएंगे तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बट वो पूछेगा नहीं, और वो जो पूछ रहा है उसको समझाने के लिए पूरी कथा करनी पड़ेगी। मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इसमें पढ़ाते वक्त। रियल में एमपी बोर्ड में बड़ी तकलीफ आती है कि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल सब चैप्टर है, बट उस प्रैक्टिकल की ये थ्योरी पूछते हैं, और वो थ्योरी समझना हो तो पूरा प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। और अब हमारे पास में समय भी इतना नहीं है, और ना ही हमारे इसके इसके हिंदी मीडियम में इसके प्रॉपर नोट्स होते हैं कि उन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके। और ना ही मतलब 100 में से बड़ी मुश्किल से 1-2 बच्चे 5 बच्चे होते हैं जो उसको डिटेल में समझने की क्षमता रखते हैं और कोशिश करते हैं। बाकी तो 95% तो बोल देते हैं सर छोड़ो, इसमें तो बता दो कौन सी थ्योरी आएगी हम रट लेंगे। तो एमपी बोर्ड की तरफ से भी समस्या आती है और बच्चों की भी समस्या आती है, क्योंकि जब वो टेक्निकल रूप में जब जाता है, मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जब वो टेक्निकल रूप में जब उसको समझाने जाता हूँ तो बच्चा बोलता है सर रहने ही दो। ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं पाता हूँ, बात ये है कि उसको बहुत लेवल पे जाके सोचना पड़ता है, और एमपी बोर्ड वो पूछता नहीं है, इसलिए बच्चा बोल देता है कि सर जब वो पूछ ही नहीं रहा है तो हमको समझने से मतलब क्या है। पर उस समझ पर ही उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो वो बच्चा बोलता है सर 2-4 क्वेश्चन तो है हम रख लेंगे छोड़ो। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे आखिरी में इस चैप्टर को रखा है। चलिए वहीं पर बात करेंगे आगे उसमें। ठीक।